हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर कुछ वीडियोस या कुछ चैप्टर्स के बाद में आपको किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन को परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं आपका फुल सिलेबस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आपकी स्कूल एजुकेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी करता है, जैसे कि हो गए हमारे NTSC, ओलंपियाड और भी बहुत सारे। सो दैट मीन्स कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको हर एक चीज़ मिलेगी, वो भी क्वालिटी के साथ में एंड बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दैट मीन्स आपको और कहीं जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लास 11th इकोनॉमिक्स में, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका जो चैप्टर 6 है, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले हम सारे चैप्टर्स के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई गेस आप लोगों ने वो सारे वीडियोस देख लिए। इसके अलावा अगर मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूं, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसको मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो आपकी रेफरेंस बुक संदीप गर्ग हो। मैंने आपकी संदीप गर्ग भी कंप्लीट करवा दी और आपकी NCERT भी कंप्लीट करवा दी है। तो आई गेस कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हो, बिकॉज जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, हम बोले कि हम कोई भी काइंड ऑफ क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हो। बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन को आंसर करना है तो आपको आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें हम नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स की, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, तो इसमें जो वेरियस काइंड्स ऑफ हमारे मार्केट है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसके अंदर और वेरिएशंस आ जाएंगे, लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। तो बेसिकली ये जो चार हमारे मार्केट फॉर्म्स है, इन चार मार्केट फॉर्म से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अपने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये जो आपका पूरा वीडियो है, इसमें जो आपके क्वेश्चंस है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड आपको मिलेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जो है वेरी शॉर्ट को आपको कैसे आंसर करना है, एकदम शॉर्ट में, एकदम जो है ब्रीफ में आपको लिखना है, बिल्कुल भी डिटेल में आंसर नहीं लिखना है। जो पूछा गया उसका सीधा सीधा आंसर करना है, घुमाने फिराने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में जब हम शॉर्ट आंसर पर जाते हैं, तो आपको जो है एटलीस्ट 30 to 40 वर्ड्स जो है लिखने होते हैं, या हम बोलेंगे 30 to 50 वर्ड्स का एक मार्जिन रख लो कि इतने जो वर्ड्स हैं आपको लिखने होंगे। एंड जब हम लॉन्ग आंसर की बात करते हैं, तो वो 50 to 80 वर्ड्स के आंसर आपके होते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, 1 by 1 हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे, और इससे जो है एक बार फिर से आपका जो पूरा चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई चीज आपने एज इन अ चैप्टर नहीं पढ़ी होगी, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के बेसिस पर मिल जाएगी। उसके बाद में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। अब व्हाट इज आवर क्वेश्चन, व्हाट इज परफेक्ट ओलिगोपोली। सबसे पहली चीज, ओलिगोपोली क्या होता है। मैं इनिशियल स्टेज है, मैं बोलूँगी मैं स्टार्टिंग में जाऊँ, आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी, ताकि आप लोगों को जो ना एकदम अच्छे से क्लैरिटी रहे, जो आपके पूरे कंसेप्ट है वो एक बार रिवाइज हो सके, ठीक है। ओलिगोपोली जो है वो कौन से वर्ड से जनरेट हुआ है, तो उसमें हम बोलेंगे 2 वर्ड्स आए हैं हमारे, ओलिगी एंड पोलियन, ठीक है। ये पोलियन का मतलब क्या होता है, दिस इज व्हाट, सेल, और ये हो गया हमारे पास में, इसका मतलब हो गया फ्यू, ठीक है। तो फ्यू सेल या फिर फ्यू सेलर आप इसको बोल सकते हो। तो बेसिकली जो ओलिगोपोली है वो है क्या, फ्यू सेलर्स जहां पर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड फ्यू सेलर्स, ठीक है। वहीं अगर मैं बोलूं मोनोपोली, तो मोनोपोली क्या हो जाएगा, देखो मोनोपोली भी किस वर्ड से जो है हमारा हमें मिलेगा, वो आएगा हमारा मोनो एंड पोलियन, ठीक है। तो ये पोलियन का मतलब तो हमें पता है, ये हो गया आपका सेलर। व्हाट डू यू मीन बाय मोनो,
तो ये हो जाएगा सिंगल। ठीक है, इस वे से आप लोगों को याद भी रखना, और ये चीजें अगर आप लोगों को याद रहती है ना, तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर अगर इन सबको यूज कर कर करोगे तो वो एक काफी अच्छा जो है इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है एक एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो मोनोपोली क्या हो गया, मोनो मीन्स सिंगल एंड पोलियन मीन्स सेलर, तो दैट इज सिंगल सेलर। ठीक है, फिर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो मोनोपोलिस्टिक को आप इस वे से जो है ब्रेक नहीं कर सकते हो, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो कि हम बोलेंगे कि सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ठीक है, सिमिलर बोलेंगे हम, होमोजीनियस नहीं बोलेंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अपने अपने जो है डिफरेंशियल फीचर्स होते हैं। ठीक है, सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, वो सारे प्रोडक्ट सिमिलर हैं लेकिन एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। टूथपेस्ट ले लो, डाबर बबूल ले लो, या आप ले लो आपका मीसवॉक, या कोलगेट ले लो, पेप्सोडेंट ले लो, सारे हैं तो टूथपेस्ट ही, बट येट सब में कुछ ना कुछ एक डिफरेंशिएटेड फीचर आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो ये है हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और वहीं जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, तो उसका मतलब क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, जो सेलर्स होते हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं, एकदम जो है आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनके प्रोडक्ट में कोई भी जो है डिफरेंस नहीं होता है। तो ये जो चारों ही हमारे मार्केट्स हैं, जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स हैं, आई गेस कि चारों ही आप लोगों को हो गए क्लियर। अब वापस आ जाए क्वेश्चन पर, तो व्हाट इज परफेक्ट ओलिगोपोली। देखो, ओलिगोपोली के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़े हैं, परफेक्ट या फिर प्योर ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। बस उसी में से आया है कि परफेक्ट ओलिगोपोली क्या होता है। तो परफेक्ट ओलिगोपोली वो सिचुएशन होती है जिसमें जो सेलर्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली। अब आप बोलोगे कि मैडम फिर ये तो आपका परफेक्ट कंपटीशन के जैसा ही हो गया, बट ये परफेक्ट कंपटीशन के जैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओलिगोपोली लिखा है, मतलब कि फ्यू सेलर्स होंगे। ठीक है, और जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो वहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक, यहाँ पर आपके क्या आएंगे, फ्यू सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये होता है आपका परफेक्ट ओलिगोपोली। ठीक है, so it refers to a market from where all the firms in the market are producing homogeneous product, there is no difference of any kind। ठीक है, किसी भी काइंड का कोई भी डिफरेंस नहीं है, और जो सारी फर्म्स है वो क्या कर रही है, सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रही है। दिस इज वॉट वी कॉल्ड परफेक्ट ओलिगोपोली। ये जो सिचुएशन है या ये जो मार्केट हमारा फॉर्म है, ये एक इम्प्रैक्टिकल या इम्पॉसिबल चीज है, ये नहीं होती है। ओके, प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आपको कोई भी ओलिगोपोली वाला जो हमारा सेक्टर है उसमें आपको होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हुई कोई भी फर्म्स नहीं दिखेगी। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन को हम बोलते हैं कि आज की डेट में परफेक्ट कंपटीशन जैसी चीज नहीं है, ये परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट येट वो हमारी थ्योरीज में है, वो हमारे पूरे सिलेबस में, तो हमें पता होना जरूरी है कि ये होता क्या है। बट अगर प्रैक्टिकली बात करें तो वो चीज कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आऊं। व्हेन इज अ फर्म कॉल्ड प्राइज मेकर, एक फर्म जो है वो प्राइज मेकर कब कहलाती है। अब आपके पास में चार क्या है, आपके फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। सबसे पहले तो ये आपको आपके माइंड में जो है देखना है कि प्राइज मेकर का मतलब क्या होता है, और सेकेंड चीज प्राइज मेकर इन सारी फर्म्स में से कौन सी फर्म्स होती है। क्या परफेक्ट कंपटीशन प्राइज मेकर है? नहीं, वो एक प्राइज टेकर है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि इंडस्ट्री और फर्म जो है अलग अलग चीज है। ठीक है, मतलब कि इंडस्ट्री और फर्म जो है वो डिफरेंट हम बोलेंगे चीजें होती है, डिफरेंट इनका मतलब होता है। इंडस्ट्री एक क्या हो गया हमारा, इंडस्ट्री हमारा एक पूरी जो ग्रुप ऑफ फर्म्स है
उनको मिलाकर इंडस्ट्री बनती है। मतलब कि फर्म, अगर एक फर्म की बात करें तो वो इंडस्ट्री का एक पार्ट हो गई और सारी फर्म्स को मिलाकर इंडस्ट्री बनती है। अब किस चीज की इंडस्ट्री, जैसे कि मैं बोल दूं स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ स्टील इंडस्ट्री, सो दैट मीन्स कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो फर्म्स है वो सारी कौन सी फर्म्स होंगी, स्टील मेकिंग या स्टील प्रोड्यूसिंग फर्म्स होंगी, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री तो वो वाली हो गई। यही मैं बोल दूं कि एफएमसीजी इंडस्ट्री है, तो एफएमसीजी में डील करने वाली फर्म्स जो है वो सारी एक ग्रुप बनकर एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंडर आती है। ओके, तो अब आपका जो मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रही हूं, इसमें सारी फर्म्स सिमिलर प्रोडक्ट्स को बनाती है, तो वो सारी फर्म्स मिलकर एक इंडस्ट्री बना देती है। और फिर जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये जो इंडस्ट्री है ये प्राइस बनाती है और ये फर्म्स को प्राइस देती है, ठीक है। दैट मीन्स कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म्स है वो क्या होती है, वो प्राइस टेकर होती है, क्योंकि जो भी इस इंडस्ट्री ने एक प्राइस बताया है वही प्राइस जो है फर्म लेती है, ठीक है। वही प्राइस जो है वो फर्म मानेगी और उसे आगे जो है उस पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगी। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइस मेकर की। अब प्राइस मेकर कौन होगा, सेकेंड वाला जो हमारा टाइप आता है वो आता है मोनोपोली। मोनोपोली दैट मीन्स सिंगल सेलर है। सिंगल सेलर है मतलब कि सिंगल फर्म है, एक ही फर्म है और वही जो फर्म है वो इंडस्ट्री बना रही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इंडस्ट्री और फर्म एक ही चीज हो जाएगी अंडर मोनोपोली। ओके, अब क्योंकि ये सिंगल सेलर है तो ये जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो जिस भी प्राइस पर सेल करेंगे कंज्यूमर्स उसी प्राइस पर इसे क्या करेंगे, परचेस करेंगे, बिकॉज कंज्यूमर्स के पास में ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन होता है कि अच्छा आपके प्राइस जो है वो ज्यादा है तो हम दूसरे के पास जाकर खरीद लेंगे, तो फिर थोड़ा बहुत जो है आपने जो फर्म है वो अपने प्राइसेस को कम या ज्यादा कर लेती है अकॉर्डिंगली। बट जब ये सिंगल सेलर है तो ये जो भी प्राइस जो डिटरमाइन किया जाएगा, इसने बोल दिया, इस फर्म ने बोल दिया कि हम जो है अपने प्रोडक्ट का प्राइस 20 रुपीज रखेंगे तो वो 20 रखेगी। यहाँ पर इस फर्म को compete करने वाला कोई भी नहीं है कि कोई भैया कोई कंपटीशन होता तो कोई उस प्रोडक्ट को 18 रुपीज में भी सेल कर सकता था, तो फिर ऐसे केस में इस फर्म को भी कम करना पड़ता अपना प्राइस, ठीक है। बट इसे compete करने वाला कोई नहीं, ये जो प्राइस रखती है वो मान लिया जाता है। सो दैट मीन्स इस केस में ये जो फर्म है ये क्या है, ये प्राइस मेकर है। ओके, ये प्राइस को क्या करती है, ये प्राइस को बनाती है, प्राइस मेकर है ये। यहाँ पर प्राइस मेकर की बात कर रही है। व्हेन इज अ फर्म कॉल्ड प्राइस मेकर, जब फर्म खुद ही जो है प्राइस डिटरमाइन करती है तो उस केस में जो फर्म है वो प्राइस मेकर कहलाती है, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो जैसे कि मैंने बोला कि एक इंडस्ट्री हो गई हमारी एफएमसीजी इंडस्ट्री। अब एफएमसीजी इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं रिलेटेड टू एफएमसीजी वो सारी किसका पार्ट हो जाएंगी, इस इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर हर एक प्रोड्यूसर जो है वो अपना प्रोडक्ट एक डिफरेंशिएटेड मैनर में प्रोड्यूस करता है। कुछ ना कुछ फीचर्स उसके अलग होते हैं, जैसे कि बोल दो कोलगेट एंड व्हाट, पेप्सोडेंट, ठीक है। ये दो चीज मैंने ले ली, एक ले लिया हमारा कोलगेट, एक ले लिया हमारा पेप्सोडेंट। दोनों के जाकर प्राइस देखना, सेम क्वांटिटी, ठीक है, 100 ml या 500 ml के जो पैकेट्स हैं, सेम क्वांटिटी जो है, नॉट ml, ग्राम्स, ओके। तो वो जो सेम क्वांटिटी के जो पैकेट्स हैं वो किस प्राइस पर कोलगेट सेल कर रहा है, किस प्राइस पर पेप्सोडेंट सेल कर रहा है, ये चीज आप चेक करना। या किसी भी सेम सिमिलर प्रोडक्ट्स को आप लोग जो है ना देखना कि सेम क्वांटिटी कौन सी कंपनी कितने में सेल कर रही है, कौन सी कंपनी कितने में सेल कर रही है। आप शॉपिंग मॉल्स जाते हो तो वहां पर ये चीज किया करो कि ये जो सब कुछ पढ़ रहे हो ये वहीं पर अप्लाई कर दो। आप शॉपिंग मॉल्स जाते हो, अब भैया हम कोई कोलगेट, पेप्सोडेंट, मीसवा, कोई हर एक चीज तो अपने घर पे नहीं रखेंगे ना। जो भी पेस्ट यूज करते हैं वो वाला टूथपेस्ट हम यूज कर लेंगे, सिर्फ वो लेकर आएंगे, सारे थोड़ी ना लेकर आएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोला है तो अब आप मम्मी को बोलोगे नहीं हमें तो परचेज करना मैम ने बोला, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी आप किसी भी शॉपिंग मॉल जाते हो या फिर कुछ भी परचेज करने जाते हो वहां पर आपके पास में n नंबर ऑफ चीजें रखी रहती है,
उनको उठाओ, उनका प्राइस देखो, वापस रख दो, ठीक है। ऐसे करके आपको कंपैरिजन करना होगा। तो आप देखोगे कि इनके प्राइस में भी जो ना स्लाइड सा डिफरेंस है। तो ये जो स्लाइड सा डिफरेंस है क्यों है? क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट्स में अपनी अपनी क्या है, अपनी अपनी स्पेशलिटी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या रख रहे हैं, प्राइसेस रख रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज होती है। तो अब ऐसे में जो फर्म है वो क्या खुद का ही प्राइस बनाती है या वो प्राइस जो इंडस्ट्री उन्हें देती है वो वाला लेती है? तो सिंपल सी चीज है, हम देख रहे हैं कोलगेट का प्राइस अलग है, पेप्सोडेंट का प्राइस अलग है। तो हम ऐसे ये नहीं बोल सकते कि ये कंप्लीटली प्राइस टेकर है। अगर प्राइस टेकर होती तो सबका एक ही प्राइस होता है ना, और अगर प्राइस मेकर होती तो इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते। लेकिन जब आप देखोगे सेम क्वांटिटी के जो प्राइसेस है तो वो प्राइसेस आपको बहुत आसपास दिखेंगे। सो दैट मीन्स ये कंप्लीटली प्राइस मेकर भी नहीं होती है। तो जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं वो पार्शियली कंट्रोल होता है उनका प्राइस पर, ठीक है। एक इंडस्ट्री जो है वो एक बार बता देती है कि आप जो हो, आपकी जो भी कमोडिटीज हैं उनका प्राइस यहां से यहां तक रख सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट बता दी जाती है। अब जो फर्म होती है वो उस लिमिट में अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो है प्राइसेस रख लेती है, ठीक है, प्राइसेस डिटरमाइन कर लेती है। तो दैट मीन्स इनके पास क्या है, पार्शियल कंट्रोल है कि वो उस रेंज में कुछ भी प्राइस रख सकती है। ओके, ये हो गया आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और वहीं हम बात करें ओलिगोपोली की, तो ओलिगोपोली जो है वो बेसिकली वर्क करती है नॉन प्राइस कंपटीशन पर ज्यादा। इनमें जो है ओलिगोपोली जो फर्म्स हैं या जो ओलिगोपोली मार्केट है उसमें आप लोग प्रोडक्ट्स देखोगे तो उनके प्राइस बहुत ज्यादा जो है ना डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से। बट जैसे कि सिंपल से एग्जांपल है ओलिगोपोली का, हमारा जो व्हीकल्स वाला सेक्शन है, कार्स ले लो, तो अगर सेम सिमिलर काइंड ऑफ कार है आपके पास में डिफरेंट कंपनीज की, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स की, तो आप देखोगे कि उनके प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट उनमें जो है नॉन प्राइस कंपटीशन ज्यादा चलता है कि हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, हम आपको ये कूपन दे रहे हैं, आपको ये गिफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा, दिवाली ऑफर, न्यू ईयर ऑफर, ये सारे जो है नॉन प्राइस कंपटीशन ज्यादा चलते हैं इनमें। किसके हम बोलेंगे कि किसकी जगह पर, प्राइस कंपटीशन की जगह पर। तो उनके प्राइसेस भी आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है डिफरेंट नहीं दिखते हैं, ठीक है। बट इसमें हम ओलिगोपोली में परफेक्टली ये भी नहीं बोल सकते कि वो प्राइस टेकर है या प्राइस मेकर है। तो बेसिकली वापस अब आ जाता है क्वेश्चन पर, बहुत ज्यादा इधर उधर घूम लिए, बट आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से जो है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, When is a firm called प्राइस मेकर? एक फर्म प्राइस मेकर कब कहलाती है? जब वो खुद ही का प्राइस बनाती है। सो इन केस ऑफ मोनोपोली द फर्म इज कॉल्ड प्राइस मेकर, ठीक है। As a single seller deals in the market, therefore he holds the power over the price that he charge for a commodity, ठीक है। तो अगर हम मोनोपोली के केस में बात करें तो फर्म क्या है, एक प्राइस मेकर है। और क्यों है, बस उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है, क्योंकि वहां पर एक सिंगल सेलर है जो कि जिसके पास क्या हो गई, वो बिकॉज वो सिंगल सेलर है तो उसके पास में पावर है कि वो जो भी पर्टिकुलर प्राइस चाह रहा है वो चार्ज कर सकता है कमोडिटी पर, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, विच मार्केट फॉर्म हैज द लीस्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स? कौन सी मार्केट फॉर्म में लीस्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स है? बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा इसका, दैट वुड बी मोनोपोली, जिसमें सिंगल सेलर होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, मोनोपोली, सिंगल सेलर एज प्रोड्यूसर, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले पर आओ, व्हाई आर पेटेंट राइट्स ग्रांटेड? पेटेंट राइट्स जो है वो क्यों ग्रांट किए जाते हैं? पेटेंट राइट्स क्या होते हैं? ये एक काइंड ऑफ राइट्स है या एक काइंड ऑफ लाइसेंस हम बोल सकते हैं, जो कि किसी भी फर्म, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी इंडिविजुअल को प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कोई भी काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया, कोई भी काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट का इन्वेंशन किया है, कुछ डिफरेंट, कुछ न्यू, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने कुछ न्यू बनाया है, कुछ न्यू इंट्रोड्यूस किया है, तो अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने पूरी मेहनत की, उन्होंने पूरा रिसर्च किया है, ठीक है, तो वो रिसर्च, वो पूरी जो हार्डवर्क है वो वेस्ट ना जाए, इसलिए पेटेंट राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब वेस्ट कैसे नहीं जाएगा? अब देखो सिंपल सी चीज है कि अगर मान लो एक एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी क्लास का कोई एक पर्सन है जो कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर लाया है, ठीक।
अब अगर उसका प्रोजेक्ट सभी लोग देख लेंगे, पूरे क्लास के लोग देख लेंगे, तो सभी को आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इस प्रोजेक्ट को बनाना कैसे है, और ऐसे जो है हमारा प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग क्या करोगे, एक काइंड से कॉपी करोगे वो जो पर्सन है उसका प्रोजेक्ट। अब अगर सभी इतना अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बना लोगे तो उसका जो रिसर्च है, उसका जो हार्डवर्क है, उसका जो हम बोलेंगे कि एक वो जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसे उतना जो है एप्रिसिएशन या उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज सभी का तो वैसा ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी ना हुआ है। बट क्योंकि वो उसको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज और उसने सब कुछ इतना अच्छे से किया है, तो उसको हम क्या कर देंगे, पेटेंट राइट प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि टीचर बोलेगी कि ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो, मैं ही रखूंगी, किसी और को दिखाना ही नहीं है, जब सबके प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे तब हम आपको दिखा देंगे। तो ये हुआ एक काइंड ऑफ पेटेंट राइट, ठीक है। तो पेटेंट राइट बेसिकली क्या है कि मैंने कोई भी एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, न्यू टेक्नोलॉजी बनाई है, या कोई भी न्यू प्रोडक्ट का जो है मैंने इन्वेंशन किया है, तो मैं उस प्रोडक्ट पर, उस टेक्नोलॉजी पर पेटेंट राइट करवा लूंगी। गवर्नमेंट जो है वो पेटेंट राइट हमें प्रोवाइड कर देगी, जिसके हेल्प से अब कोई भी पर्सन जो है वो इस टेक्नोलॉजी या इस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता है, और अगर बनाया तो वो इल्लीगल होगा, और फिर जो है हमारे जो लॉज हैं वो उस पर क्या करेंगे, उस पर जो है उसको पनिश करेंगे, या जो भी चीजें हैं, ठीक है। अगर किसी को भी मेरी जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करनी है, या उसे बनाना है, उसे और फर्दर बनाना है, या और जो है उस प्रोडक्ट को कुछ बनाना है, तो उसे फिर मुझसे क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर मैं परमिशन दूंगी, जिसने पेटेंट करवाया है, अगर मैं परमिशन दूंगी तो वो बना पाएगा, ठीक। तो ये चीज होती है। तो पेटेंट राइट्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो भी रिसर्च वगैरह की है वो चीज आपकी वेस्ट ना जाए, जो आपने टेक्नोलॉजीज वगैरह इंट्रोड्यूस की है वो सेम एट द सेम टाइम कोई और कॉपी ना कर सके, आपका कॉम्पिटिटर ना बने वो, क्योंकि आपकी मेहनत है तो थोड़ा बहुत जो है आपको उसका प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए, से 10 ईयर्स और 20 ईयर्स के लिए जो है ये पेटेंट राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम क्या लिखने वाले हैं, पेटेंट राइट्स आर ग्रांटेड विद अ व्यू टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एनकरेज करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर जो भी रिसर्च कर रहा है, जो भी कुछ भी चीज कर रहा है, किसी भी चीज काइंड ऑफ डेवलपमेंट कर रहा है, और अगर सेम चीज कोई और कॉपी कर ले जाए, तो एक जो है पर्सन क्या सोचता है कि यार क्या मेहनत, हम इतनी मेहनत करें, क्या उसका हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, आज हम बनाएंगे कल दूसरा हमसे कॉपी कर लेगा, और हो सकता है कि वो कॉपी कर कर उसमें कोई और इनोवेशन कर दे तो वो हमसे आगे निकल जाएगा। हमारी जो इतनी रिसर्च की हमने, हम जो इतना इस पर काम किए, वो सारा तो वेस्ट चला गया। तो ताकि ये चीज एक पर्सन के मन में ना आए, ठीक है, तो इसलिए जो है पेटेंट राइट्स वाली चीज है कि आप रिसर्च करो, आप डेवलपमेंट करो, हम आपको पेटेंट राइट प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको कोई भी कॉपी ना कर सके, ठीक है। तो एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गिव प्रोटेक्शन टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। किसको प्रोटेक्शन देना, जो न्यू प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करना कि हाँ आप बना सकते हो, हम आपके साथ हैं, आपके और भी कॉम्पिटिटर्स एट प्रेजेंट नहीं आने वाले हैं, ठीक है। ताकि जब तक ये पेटेंट राइट्स वाली चीज है तब तक जो है आप प्रॉपरली आपके प्रॉफिट अर्न कर लोगे, और फिर उसके बाद में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एंटर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाता है इसका हमारा आंसर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ MR कर्व इन मोनोपोली, दैट इज व्हाट मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि हम अपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। द थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में जो है हम पूरा ये जो रेवेन्यू वाला कंसेप्ट है ये पढ़ चुके हैं। तो जो आपका मोनोपोली है उसमें MR कर्व कैसा होता है। मोनोपोली बेसिकली क्या है, सिंगल सेलर, ठीक है। तो अब जो सिंगल सेलर है वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स तभी सेल कर पाएगा जब वो अपने प्राइजेस कम करेगा, बिकॉज एज द लॉ ऑफ डिमांड सेज, और जो हमारा एक जनरल पर्सपेक्टिव है
जो कि बोलता है कि जब प्राइस कम होगी तो हम डिमांड बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे कि सिंपल सी चीज है, जब एयरप्लेन के जब प्राइसेस ड्रॉप होते हैं, टिकट्स के प्राइसेस ड्रॉप होते हैं, तो वहां पर आप देखोगे ट्रैफिक बढ़ जाता है, मतलब कि ज्यादा लोग जो है वो इधर से उधर ट्रेवल करने लगते हैं। क्योंकि देखो आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो भी कई बार बहुत महंगा पड़ जाता है। हमें कहीं पर जो है घूमने जाना है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना लग रहा है कि हम जो है जाना नहीं चाह रहे हैं। आपके जो ट्रेन है अगर उनकी टिकट्स कम हो जाए, अगर उनका फेयर कम हो जाए, तो हम जो है ज्यादा ट्रैवलिंग, मतलब कि वो हमारे लिए एक काइंड ऑफ कन्वीनियंट हो जाता है कि चलो ठीक है यार, इतने ही तो मनी लगेगा इस चीज में, बाकी हम घूम फिर के आ जाएंगे, ठीक है। तो जब अगर डिमांड बढ़ानी है तो प्राइजेस को कम करना हो जाता है जरूरी। तो जब आप प्राइजेस को कम करोगे तो जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज तो होता है, लेकिन कैसे इंक्रीज होगा, एक डिमिनिशिंग रेट से, या डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। तो इस केस में जो आपका एमआर है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो जब हम बात करते हैं एमआर कर्व इन मोनोपोली, तो एक जो मोनोपोली है, एक जो सिंगल सेलर है, वो भी अपनी डिमांड कब बढ़ा सकता है, जब वो प्राइजेस को कम करे। तो प्राइजेस को कम करेगा तो जो एमआर है वो आपको फॉल होता हुआ दिखता है। तो आपका जो एमआर कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, ठीक है। सो इन मोनोपोली एमआर कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एंड इट लाइज बिलो द एआर कर्व, ठीक है। इस काइंड से आपको आपका एमआर कर्व देखने को मिलता है। दिस वुड बी योर एमआर कर्व, और यहाँ पे कुछ आ जाएगा आपका एआर कर्व, ठीक है। AR जो है वो किसके इक्वल होता है, AR इज इक्वल्स टू प्राइस होता है। ये चीज भी आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस के इक्वल होता है। और अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि प्राइस के इक्वल कैसे होता है, तो आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो कंसेप्ट क्लैरिटी वो बिल्कुल नहीं है। इस चीज को आप जो है बुरा नहीं मानना है, आपको इस चीज को एज एन क्या लोगे, एडवाइस लोगे, और पहले जाकर इसके प्रीवियस वाले चैप्टर्स पढ़ोगे, ठीक है। तब जाकर जब प्रीवियस वाले चैप्टर्स पढ़ लो तब वापस आकर इस वीडियो को देख लेना, और जो ये है AR इज इक्वल्स टू प्राइस कैसे हुआ है इस चीज को समझ लेना, ठीक है। तो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। दैट इज व्हाट इज द शेप ऑफ एमआर कर्व इन मोनोपोली। सीधी सी बात है, आपको ये लॉजिक लगाना है कि अच्छा अगर हमें जो एक मोनोपोली है अगर उसे अपनी डिमांड बढ़ानी तो प्राइस को कम करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ रहा है, एमआर को फॉल करवाना, ठीक है। सेम गोज टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसमें भी क्या आएगा, आपको फॉल होता हुआ, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एमआर कर्व जो है वो देखने को मिलता है। ओके, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन जो है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट आर पेटेंट राइट्स। अब अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि पेटेंट राइट्स क्या होते हैं, तो बस इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लें हम लोग। Patent rights are the official recognition of the originators of new product or technology. No one else can use their technology without obtaining a license from them. ठीक है, वही चीज जो मैंने पूरी अच्छे से समझाई वही यहाँ पर हमें प्रॉपर वर्ड्स में लिखी है कि पेटेंट राइट्स क्या है। ये एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन है किस चीज का, ओरिजिनेटर्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी, और कोई भी इसे यूज नहीं कर सकता है विदाउट ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फ्रॉम देम, द ओरिजिनेटर्स, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, व्हाट इज कार्टेल। कार्टेल कौन जो है फॉर्म करता है, ओलिगोपोली वाली फर्म्स जो है वो कार्टेल जो है वो फॉर्म करती है, ठीक है। कार्टेल क्या हो गया, ग्रुप ऑफ फर्म्स, जो डिफरेंट फर्म्स है वो एक साथ में आकर एक ग्रुप बना लेती है, तो वो हो जाता है आपका कार्टेल। So a cartel is a group of firms which jointly set output and price policy of its product in such a way so as to reap benefits of monopoly, ठीक है। ये जो कार्टेल है ये क्या करती है, मतलब कि कार्टेल क्या है, जो ग्रुप ऑफ फर्म्स है वो एक साथ में आ जाती है किस चीज के लिए, टू सेट आउटपुट एंड प्राइस। सारे जो है वो एक साथ में एक ग्रुप बनाकर जो है सेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि हम इस प्राइस पर जो है ये आउटपुट सेल करेंगे, इतना आउटपुट सेल करेंगे। तो ये एक काइंड ऑफ क्या है, एक काइंड ऑफ मोनोपोली क्रिएट करते हैं ये लोग कि एक कार्टेल बना लिया हमने, एक ग्रुप बना लिया, हम सब एक जैसे वर्क करेंगे। अब अगर हमारे अलावा कोई और ऐसा कुछ हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा तो लॉस उसी का होना है। तो ये एक कार्टेल एक काइंड ऑफ क्या हो जाता है, मोनोपोली जो है, एक स्मॉल मोनोपोली, सेल्फ मेड मोनोपोली हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो कार्टेल में बेसिकली आपको याद रखना है कि जो फर्म्स है वो एक ग्रुप बना लेती है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ फर्म्स फ्रेम अ ग्रुप, ठीक है।
फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारे पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो है क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर लिखना है, मतलब कि 30 to 50 वर्ड्स जो है इतना हमें लिखना होगा। ओके, दैट मीन्स थोड़ा सा डिटेल में और बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं, डिटेल भी लिखो और साथ ही साथ ब्रीफ भी लिखो। ये दोनों चीजें जो है वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको इंक्लूड करनी होगी। तो क्या क्वेश्चन है, why is the demand curve of the firm under monopolistic competition more elastic than under monopoly? explain। ठीक है, जो डिमांड कर्व है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज्यादा इलास्टिक क्यों होता है एज कंपेयर टू मोनोपोली? अब सिंपल सी चीज है, इलास्टिक का मतलब क्या है? इलास्टिक का मतलब है विद चेंज इन प्राइस कितना चेंज हो रहा है डिमांड में। ठीक, अब जब हम बात कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हिसाब से हमें क्या लेना होगा, हमें कुछ एग्जाम्पल लेना होगा, तब हमें प्रॉपरली समझ में आने वाला है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सोप इंडस्ट्री का। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ सोप्स आते हैं, वेरियस जो है हमारे डिफरेंट हम बोलेंगे कि डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट फर्म्स के जो है सोप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ सोप्स है वो क्या हो गया, सिंथॉल हो गया, लाइफ बॉय हो गया, देन कम्स और क्या ले लें हम लोग, लक्स ले लेते हैं, मेडिमिक्स ले लो। इन सब में ये है तो सब सोप ही ना, सब काम क्या कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं डर्ट को हटाने का, लेकिन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। ठीक है, इसके अलावा और क्या आते हैं, तो इसके अलावा और भी आते हैं लाइक योर वीनस, नंबर 1 सोप, और भी बहुत सारे जो हैं वेरियस काइंड्स ऑफ आपको सोप देखने को मिलते हैं। ठीक है, पियर्स हो गया, तो ये जो वेरियस काइंड ऑफ सोप्स देख रहे हो आप, इन सब में अपने अपने जो है प्राइजेस हैं और अपने अपने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सिंथॉल जो है वो लाइफ बॉय से अलग है, लाइफ बॉय और मेडिमिक्स अलग अलग है, अलग अलग फीचर्स है उनके, पियर्स और लक्स जो है इनके अलग अलग फीचर्स है, तो सबके अलग अलग फीचर्स है, बट येट सब काम तो एक ही कर रहे हैं, डर्ट को हटाने का। ठीक है, सब काम तो एक ही चीज में आते हैं, चाहे आप लाइफ बॉय ले लो, आप पियर्स ले लो, आप वीनस ले लो, आप कोई सा भी ले लो, सब एक ही चीज को जो है आपको लीड करते हैं, बट येट हर एक पर्सन की अपनी अपनी चॉइस होती है। नाउ देखो, दो काइंड ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, एक होते हैं जो कि प्राइस की बेसिस पर चलते हैं कि जिस चीज का प्राइस कम है हम वो लेंगे, एक होते हैं जो ब्रांड के हिसाब से चलते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल ब्रांड स्पेसिफिक है, मैं पियर्स सोप यूज करती हूँ तो मैं वही करूंगी, चाहे उसका प्राइस जो है वो आसमान छू जाए, लेकिन मैं तो वही यूज करती हूँ तो मैं वही यूज करूंगी। तो ये दो काइंड ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं। अब अगर हम मेजॉरिटी की बात करेंगे, जो आपकी कंट्री है इंडिया, इसमें अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो आपको कौन से कंज्यूमर्स देखने को मिलते हैं, जो प्राइस बेस्ड होते हैं कि यार काम तो एक ही कर रहा है ना, तो हम इतना महंगा खरीद के क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम जो इससे कम प्राइस वाला है वो खरीद लेंगे। ओके, नाउ सिंपल सी चीज है कि मान लो यहाँ पर सिंथॉल आपको मिल रहा है 40 रुपीज का, ठीक है, लाइफ बॉय आपको मिल रहा है कितना, 60 रुपीज का। ओके, अब एज ए रैशनल कंज्यूमर जो कि प्राइस को देखता है तो वो क्या चीज लेगा, वो सिंथॉल को परचेज करेगा। वही मैं बोल दूं कि लाइफ बॉय जो है वो अपने प्राइसेस कम कर दे, ठीक है, सिंथॉल के प्राइसेस 40 है, लाइफ बॉय अपने प्राइसेस कम कर दे, धीरे से जो है वो 50 पर आ जाए और इसके बाद में वो 45 पर आ जाए, तो क्या इसके 45 या 50 होने से लाइफ बॉय की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर आपका हुआ है प्राइस कम। अब लाइफ बॉय और सिंथॉल में बहुत ज्यादा डिफरेंस बचा नहीं, 40-45 है, ठीक है, 5 रुपीज चल जाता है। वही मैं बोलूं कि आपका जो पियर्स है, लेट्स से पियर्स जो है वो आपको कितने रुपीस का मिल रहा है, 50 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं लाइफ बॉय और पियर्स में कंपैरिजन करूंगी तो मुझे ये 50 रुपीज का मिलेगा, वो यहाँ पर 45 रुपीज का मिलेगा। मैं ज्यादा किसे प्रेफर करूंगी, लाइफ बॉय को प्रेफर करूंगी। जो पियर्स वाले लोग हैं, ठीक है, जो अभी तक पियर्स को जो है कंज्यूम कर रहे थे और जो बिल्कुल ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है, जब उनने देखा कि लाइफ बॉय जो 45 रुपीज का हो गया है, तो यहाँ के जो एक्स्ट्रा कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो कि प्राइस स्पेसिफिक कंज्यूमर्स है, वो यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, लाइफ बॉय के पास चले जाएंगे और उनके जो प्रोडक्ट्स है वो परचेज करेंगे। तो प्राइस इलास्टिक हम बोलेंगे कि ये जो आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है ये ज्यादा इलास्टिक होता है, इसकी जो डिमांड है
वो ज्यादा इलास्टिक होती है। और क्यों ज्यादा इलास्टिक हुई? बिकॉज आपके यहाँ पर आपके पास में वेरियस नंबर ऑफ क्या है, फर्म्स हैं। तो ये सारी जो फर्म्स है इनके आपस में ही कंपटीशन चलते रहते हैं, और जिसका प्राइस कम होता है वह उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कि ये 50 में मिल रहा है, वो 45 में मिल रहा है, पहले ये 60 में मिल रहा था तो पीयर्स का कंजम्पशन था, लेकिन जब ये लाइफ बॉय 45 का हो गया तो पीयर्स से भी जो लोग थे वो लाइफ बॉय को कंज्यूम करने चले गए। ठीक है, तो इस वे में जो है इलास्टिसिटी आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू मोनोपोली। मोनोपोली में क्या है? मोनोपोली में एक ही फर्म है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले तो रेलवेज जब तक बिल्कुल प्राइवेट हैंड्स में नहीं जाती है तब तक तो रेलवेज क्या है, मोनोपोली के अंदर आएगी। ठीक है, तो अगर रेलवेज बोल दो कि भाई जो गवर्नमेंट है उनने जो टिकट्स के प्राइजेस हैं, जो टिकट्स के फेयर हैं उसको रिड्यूस कर दिया, तो इसको रिड्यूस करने से कोई बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स थोड़ी ना यहाँ चले जाएंगे कि भाई बस रिड्यूस हुआ है तो हम जो है बस अपनी रेलवे की टिकट खरीद ले। टिकट खरीद के जाओगे कहाँ? आगे भी तो पैसा देना पड़ता है, राइट? हर एक चीज जो है वो मनी के साथ ही चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपके रेलवे के टिकट के फेयर अगर कम हो जाए तो वहां की डिमांड बढ़ जाएगी। इतनी नहीं बढ़ेगी जितना आप जो हो यहाँ पर इस सेक्शन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जितने आप फ्लक्चुएशंस देखोगे उतने फ्लक्चुएशंस आपको मोनोपोली में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आई गेस की क्लियर हो गई आप लोगों को कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो ज्यादा इलास्टिक क्यों है एज कंपेयर टू मोनोपोली। तो इसका आंसर आप लिखोगे डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज सिमिलर टू मोनोपोली। जो डिमांड कर्व है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का वो मोनोपोली के सिमिलर है। But the main difference between monopoly and monopolistic competition is that under monopolistic competition, demand curve is more elastic. It means that in response to change in response to price, यहाँ पर price लिखना, in response to price, change in demand is higher. It is because in a monopolistic competitive market, goods have a close substitutes and in monopoly market, goods do not have close substitutes. ठीक है, तो क्यों हुआ? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। जैसे कि एग्जांपल लिया तो उसमें सारे एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। आप कोक ले लो, आप पेप्सी ले लो, क्या है ये? एकदम क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। तो जब क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है तो जरा सा भी प्राइस में चेंज तो हम जो है शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन मोनोपोली में ऐसा कोई केस ही नहीं है, एक ही तो हमारा प्रोडक्ट होता है या एक ही तो फर्म होती है, तो उसमें जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट वाली चीज आती ही नहीं है। ओके, तो आई गेस की क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। ठीक है, क्या बताना है हमें? इम्प्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। मतलब कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसमें जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है वो क्या इंप्लाई कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? तो देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ये एक फीचर होता है कि वहां पर होते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ये दोनों चीज हैं जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट में करते हैं डील। अब बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स या फिर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी आप बोल दो, और यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा है? होमोजीनियस है, एकदम सिमिलर है, तो एक कोई भी जो बायर है वो आपके मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है, सेम प्राइस पर सेल किए जा रहे हैं। तो एक जो है अगर एक भी उसमें से लार्ज बायर भी आ जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो गुड्स हैं वो अनलिमिटेड क्वांटिटी के होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, सेम प्राइस होती है। तो एक कोई भी जो बायर है वो आपके जो पूरा मार्केट है उसे बिल्कुल भी जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। ठीक है, so a perfectly competitive market is dominated by the presence of large number of buyers and sellers of a commodity, which means that there is no such buyer or seller in the market whose purchase or sale is so large as to impact the टोटल सेल और परचेज इन दी मार्केट। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हमें समझ में आ गया? इसका मतलब क्या समझ में आया कि ऐसा कोई भी जो है बायर या सेलर नहीं है मार्केट में जो कि आपके पूरा जो
मार्केट है उसके जो टोटल सेल या परचेज है उसको इम्पैक्ट कर सके, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक। So each buyer and seller has only a fractional share in the market demand and market supply, ठीक है। हर एक बायर और सेलर का क्या है, एक फ्रैक्शनल शेयर है। पूरा का पूरा जो मार्केट है वो कोई भी एक बायर या एक सेलर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, सभी का अपना एक फ्रैक्शनल शेयर है, एक छोटे छोटे से शेयर है पूरी मार्केट डिमांड या पूरी मार्केट सप्लाई में। एज अगर बायर है तो मार्केट डिमांड में, सेलर है तो मार्केट सप्लाई में। हैंस प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। No individual buyer or seller has any control over it. Each buyer and seller has to accept the price as it is in the market, ठीक है। तो because there are large number of buyers and there are large number of sellers, तो इससे हमें समझ में आता है कि इसी वजह से जो एक फर्म है वो क्या बनती है, वो प्राइस टेकर बनती है, ठीक है। जो भी प्राइस एक इंडस्ट्री बता देती है उसी प्राइस को उस फर्म को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके तो आई गेस कि ये जो इम्प्लीकेशन ऑफ लार्ज बायर्स है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हमें, अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, then why firms are reluctant to reduce the price in order to capture the entire market। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो फर्म्स हैं वो सेल कर सकती है कोई भी क्वांटिटी एक एग्जिस्टिंग प्राइस पर। मान लो मैं बोल रही हूं कि जो आपका परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो प्राइस चल रहा है दैट इज 50 रुपीज, ठीक है। तो सारे जो आपके प्रोडक्ट्स है वो 50 रुपीज पर सेल किए जा रहे हैं, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है वहां पर। तो क्वेश्चन ये है कि जब कोई भी क्वांटिटी जो है वो इस एग्जिस्टिंग प्राइस पर जब सेल हो सकती है तो फिर जो फर्म्स है वो इसका प्राइस रिड्यूस क्यों नहीं करती है, ये 40 रुपीज पर क्यों सेल नहीं कर रही है फर्म्स। मतलब कि जब 50 रुपीज पर सारे लोग खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 40 पर तो ज्यादा लोग खरीदेंगे और आप कोई भी क्वांटिटी जो है 40 रुपीज पर सेल कर दोगे, बट स्टिल जो फर्म्स हैं वो प्राइस क्यों कम नहीं करती है, अपनी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए प्राइस क्यों कम नहीं करती है, इसका हमें आंसर देना है। तो देखो जो एक आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो होता है उसमें जो आपकी फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर है, ठीक है, जो भी प्राइस इंडस्ट्री ने दिया वो ले लेती है। उसके बाद में जो आपकी ये फर्म्स हैं जो भी एग्जिस्टिंग प्राइस होता है उसी पर डील करती है, ना तो प्राइस को इंक्रीज करती है और ना ही प्राइस को डिक्रीज करती है। रीजन बीइंग, पहले इंक्रीज का देख ले, 50 रुपीज से जो है ये 60 रुपीज पर क्यों नहीं जाती, फर्म्स जो है वो 60 रुपीज में क्यों सेल नहीं कर रही, बिकॉज देखो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो अगर एक सेलर 60 रुपीज में सेल करेगा तो कोई भी जाकर उससे जो है अपना प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो हम तो जहां पर 50 में मिल रहा है वो खरीदेंगे, ठीक है, तो हम 60 पर जाएंगे ही नहीं। ओके तो इसी वजह से जो है आपकी जो ये फर्म्स होती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये आपका किस पर सेल नहीं कर सकती है, हाई प्राइस पर सेल नहीं करती है। उसके बाद में हम बात करें लो प्राइस की, तो लो प्राइस पर क्यों सेल नहीं किया जाता है, उसके पीछे का क्या रीजन है वो भी समझ लें। तो देखो जो ये परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो फर्म्स है वो ये जो एग्जिस्टिंग प्राइस है इस पर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो अर्न करती है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं किया जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है अर्न करती है। अब अगर अपनी जो एक फर्म है वो अगर यहां से कहां आ जाए 40 रुपीज पर आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब जो फर्म है वो यहां पर कुछ तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा था, बट जब वो 40 रुपीज पर अगर सेल करने लगेगी तो एक जो फर्म है वो अब नॉर्मल लॉसेस इनकर करने लगेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट तो अर्न करता नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, तो अगर उससे आप कम पर सेल करोगे तो लॉसेस जो है वो इनकर करने लगोगे। ओके तो इसके लिए जो है कोई भी जो फर्म है वो अपना प्राइस कम नहीं करती है डिमांड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब एग्जिस्टिंग प्राइस पर सेल हो रहा है तो उससे कम से कम नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न हो रहा है, बट अगर प्राइसेस कम कर देंगे तो एब नॉर्मल लॉसेस जो है वो इनकर होने लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो कोई भी फर्म है वो अपना जो अपनी ये जो अंडर परफेक्ट कंपटीशन अगर हम बात करें तो कोई भी जो फर्म है वो एग्जिस्टिंग प्राइस से बिलो नहीं जाती है।
ओके, आई गेस अच्छे से क्लियर हो गई ये चीज आप लोगों को। अब इसका जो ये पूरा जो चीज मैंने आपको इतना बोला है उसी चीज को हम यहाँ पर रिटन फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं इसका आंसर। इट इज ट्रू दैट फर्म्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, दे कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑफ देयर कमोडिटी एज इट विल लीड टू जीरो सप्लाई बिकॉज ईच फर्म इज सेलिंग होमोजीनियस गुड्स। ऑन द अदर हैंड firms are reluctant to reduce the price because of the following two reasons। ठीक है, तो अब देखो ये क्या दो रीजन है वो पढ़ लेते हैं, जो मैंने समझा है वही रीजन आपके यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा क्यों जो है फर्म प्राइस इंक्रीज नहीं करते वो भी हमने यहाँ पर बता दिया है। तो अब इसके रीजंस देख लो। दे आर अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन दी लॉन्ग रन। लॉन्ग रन की बात करें मतलब कि बहुत लंबे टाइम तक जब एक फर्म ऑपरेट करती है तब वो जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाती है, किसमें? अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। सेलिंग बिफोर द प्रिवेलिंग प्राइस विल रिजल्ट इन एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है, तो अगर इस प्रिवेलिंग प्राइस से भी बिलो अगर आप क्या करोगे, अगर सेल करोगे तो इसकी वजह से अबनॉर्मल लॉसेस होंगे। There is no logic in lowering the price as unlimited quantity can be sold at the prevailing price। और कोई लॉजिक भी नहीं है कि आप जो हो प्रिवेलिंग प्राइस को लोअर करके अपना जो है प्रोडक्ट सेल करो, बिकॉज अनलिमिटेड क्वांटिटीज जो है वो प्रिवेलिंग प्राइस पर सेल की जा सकती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये रीजंस बनते हैं, या ये दोनों जो है ये आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जो फर्म्स हैं परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइसेस को कम क्यों नहीं करती है। ठीक है, आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। It is generally observed that a firm under monopolistic competition produces an excess quantity. In your view, is it a wastage of scarce resources? क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जनरली ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि जो फर्म्स है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो एक्सेस क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो क्या ये जो एक्सेस क्वांटिटी का प्रोडक्शन है ये वेस्टेज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज है? वी नो रिसोर्सेज आर स्केयर। तो ये जो जब एक्सेस क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी चीज है आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, तो ये जो एक्सेस क्वांटिटी का प्रोडक्शन है इसकी वजह से वेस्टेज हो रहा है क्या स्केयर रिसोर्सेज का? तो देखो इसका आंसर हम क्या बोलेंगे? नो। नो क्यों है इसका आंसर? सिंपल सी बात है कि ये जो आपकी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं इन सबके प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, इन सबके प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़े बहुत एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड होते हैं। अभी कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही होगा, और उस डिफरेंस की वजह से इनकी जो डिमांड है वो भी डिफरेंट रहती है। अदरवाइज कोई भी जो है वो हर एक प्रोडक्ट को क्यों डिमांड करेगा? एक ही एक प्रोडक्ट चलता रहता, ठीक है। बट बिकॉज हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ जो है डिफरेंशिएटेड फैक्टर होता है, इसलिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चलता है, ठीक है। तो अपने कंज्यूमर्स को जो है सेटिस्फाई करने के लिए ये प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन जरूरी होता है, और जो एक्सेस क्वांटिटी में बन रहा है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो वेस्ट किया जा रहा है कि बस उन्हें हम ऐसे ही फेंक रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर नहीं करता है। बिकॉज ऑब्वियस सी चीज है, अगर उसने किसी भी चीज का प्रोडक्शन किया है तो उसमें उसका कॉस्ट लगा है, और उस कॉस्ट को जो है इनकर करने के लिए उसने जो भी मनी लगाया था, ठीक है, मतलब कि जो भी वो कॉस्ट था उसको हम बोले एडजस्ट करने के लिए हर एक प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि वो रेवेन्यू अर्न करे, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को जो कि एक्सेस क्वांटिटी में बना है उन्हें कोई वेस्ट नहीं करने वाला है, वो उन प्रोडक्ट्स को सेल ही करेगा प्रोड्यूसर्स को। तो ये जो एक्सेस क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है इससे कोई भी काइंड ऑफ वेस्टेज नहीं होता है रिसोर्सेस का, ठीक है। So it is correct that firm under monopolistic competition generates an excess quantity. However, it is not a wastage of scarce resources, as firms under this form of market produces differentiated goods. So there are certain consumers who always prefer to consume goods of a particular brand or quality. Hence, firms' output will be sold and there will be no wastage. Also, it helps firms to meet the unforeseen circumstances. ठीक है, तो इससे कोई भी वेस्टेज नहीं होना है, और ये जो है आपकी एक्सेस क्वांटिटी में जो प्रोडक्शन है ये कई बार किस चीज में हेल्प करता है, जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं उस चीज को भी मीट करने में, उस चीज को भी जो है कवर करने के लिए ये जो एक्सेस क्वांटिटी है ये यूजफुल होती है,
ठीक है, तो आई गेस की क्लियर है ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। लिस्ट द 3 डिफरेंट वेज इन विच ओलिगोपोली फर्म्स मे बिहेव। 3 डिफरेंट वेज हमें बताने हैं जिसमें ओलिगोपोली फर्म्स जो है वो बिहेव कर सकती है। जैसे कि हम सिंपल सी चीज बोल दें, जो वेरियस टाइप्स ऑफ हम लोगों ने क्या पढ़ी है, अपनी ओलिगोपोली पढ़ी है, वो आप बता सकते हो। जैसे कि कल्यूसिव ओलिगोपोली, नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली, ये जो चीजें ये आप यहाँ पर बता सकते हो कि इस वे में जो है आपकी ओलिगोपोली फर्म्स जो है वो बिहेव कर सकती है। वो जो है एक काइंड ऑफ क्या कर सकती है, कार्टेल बना सकती है, एक ग्रुप बनाकर एक साथ में काम कर सकती है, अलग अलग कंपटीशन कर सकती है। इस वे में जो है आपकी जो ओलिगोपोली फर्म्स है वो बिहेव करती है। तो ये कुछ 3 आ जाते हैं हमारे पास में। फॉलोइंग आर दी 3 डिफरेंट वेज इन विच ओलिगोपोली फर्म्स मे बिहेव। फर्स्ट वाला है आपका फर्म्स में कल्यूड टुगेदर एंड डिसाइड नॉट टू compete with each other and maximize total profits as in collusive oligopoly। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या आया कि जो फर्म्स है वो एक साथ में कल्यूड हो सकती है और वो डिसाइड कर सकती हैं कि वो एक दूसरे में आपस में जो है कॉम्पीट नहीं करें, आपस में जो है उनका कोई भी कंपटीशन नहीं चले, वो सब एक साथ में आकर जो है टोटल जो प्रॉफिट है वो उसे मैक्सिमाइज कर सके, बढ़ा सके। तो ये हो जाता है आपका कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। फिर आता है एक दूसरा वाला, दैट इज नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। सो अंडर नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली firms decide not to collude and hence decide to compete with each other through non price competition। ठीक है, तो इसमें जो फर्म्स है ये क्या डिसाइड करती है कि ये कल्यूड नहीं होंगी, और जब ये कल्यूड नहीं होगी, जब ये एक ग्रुप नहीं बनाएगी, तो फिर जो आपकी ये जो वेरियस फर्म्स हैं वो नॉन प्राइस कंपटीशन के हेल्प से एक दूसरे में जो है compete करती है। ठीक है, so decide to compete with each other through non-price competition। फिर उसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट आता है, फर्म्स में प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैविंग देयर ओन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज इन इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। और एक थर्ड वाला हम बता देते हैं, दैट इज इम्परफेक्ट ओलिगोपोली हो गया, जिसमें कि फर्म्स क्या कर रही है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बना रही है। ठीक है, सिमिलर येट डिफरेंशिएटेड वाली जो चीज है, जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाती है जिनमें अपने अपने खुद ही के क्या होते हैं, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप बोलते हो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या आंसर किया, जो वेरियस टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली हमने पढ़ी है उनको ही हमने यहाँ पर आंसर किया है। दैट इज, एक हो गई आपकी कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, एक हो गई आपकी नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, और एक हो गई आपकी इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। ठीक है, आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए हम लोग। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट द डिमांड कर्व फॉर द XYZ कंपनी स्लोप्स डाउनवर्ड एंड टू द राइट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या सपोज करना है कि जो डिमांड कर्व है XYZ कंपनी का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड टुवर्ड्स राइट, दैट मीन्स ऐसा वाला जो है आपका डिमांड कर्व है। Would you conclude that the firm is a price taker or a price maker? Give reason। अब ये जो चीज है इससे आपको बताना है कि एक जो फर्म है वो प्राइस टेकर है या प्राइस मेकर है, रीजंस के साथ में। सिंपल सी चीज है, प्राइस टेकर कौन सी फर्म्स होती हैं, कौन से मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। यहाँ पर आपको जो है क्या चीज आपने माइंड में लाना है या किस चीज को आपको याद करना है, दैट इज कि परफेक्ट कंपटीशन के अंडर जो कर्व वो कैसा बनता है। ये आपके प्राइस आते हैं और ये आती है आपकी क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें आपका प्राइस कैसा रहता है, सेम रहता है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये जो प्रिवेलिंग प्राइस है यही रहने वाला है, तो दैट मीन्स सेम प्राइस पर आप जो कितना भी डिमांड कर सकते हो। तो ये इसमें आपका जो डिमांड कर्व वो कैसा बना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, बोला क्या जा रहा है आपको कि इसका जो डिमांड कर्व वो स्लोप करता है डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो अब दैट मीन्स कि कैसा कर्व हो गया, कुछ इस वे का कर्व आ गया आपका, यह आपका डिमांड कर्व बन रहा है जो कि आपकी XYZ कंपनी में बोला जा रहा है। यहां पर है आपका प्राइस और यहां पर है आपका क्वांटिटी। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो चीज है ये क्या एक्सप्लेन कर रही है
कि ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस कम करोगे क्वांटिटी बढ़ेगी, और प्राइस कम करोगे क्वांटिटी और कम बढ़ जाएगी, ठीक है, ज्यादा हो जाएगी। ये प्राइस कम हो क्वांटिटी बढ़ी, ये हो गया हमारा एक और डिमांड कर्व। अब जो XYZ कंपनी उसका वो है परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा डिमांड कर्व आता है, दैट इज ये प्राइस टेकर वाली जो हमारी चीज है। तो प्राइस टेकर तो ये फर्म नहीं है। बात आती है प्राइस मेकर की। प्राइस मेकर कौन सी फर्म होती है? मोनोपोली होती है, राइट। परफेक्टली प्राइस मेकर अगर हम बोले तो मोनोपोली होती है। मोनोपोली का जो कर्व है वो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखता है क्या? डिमांड कर्व बिल्कुल दिखता है। मोनोपोली जो है, या हम बोले कि मोनोपोलिस्ट जो हमारा मार्केट है, मोनोपोलिस्ट एंड मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंस है। मोनोपोलिस्टिक जिसमें कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है, एंड मोनोपोली को ही हम मोनोपोलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो एक मोनोपोलिस्ट मार्केट है उसमें अगर डिमांड बढ़ानी है तो प्राइसेस को आप कम करोगे, ठीक है। एक जो मोनोपोली है, एक जो सिंगल सेलर है, अगर उसे भी डिमांड बढ़ानी होती है तो वो प्राइसेस को कम करता है। आपकी उस प्राइस पर भी डिमांड तो होगी, लेकिन अगर डिमांड को हमें एक्सेस बढ़ानी हो तो फिर जो प्राइसेस है उन्हें कम किया जाता है। तो अब जो है यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर डिमांड कर्व है ये आपके प्राइस मेकर का बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। दैट इज मोनोपोली का ये जो कर्व है ये बन सकता है। इसके अलावा जो हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसका जो डिमांड कर्व है वो भी ऐसा ही होता है। जो आपकी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव जो मार्केट होता है उसमें जो फर्म्स होती है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर होती है, तो उसमें हम बोलेंगे कि उनके पास में पार्शियल कंट्रोल होता है, ठीक है। दे आर पार्शियल प्राइस मेकर, हम ये बोल सकते हैं। उनके पास फुल कंट्रोल भी नहीं और ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल भी प्राइस अपने हिसाब से नहीं बना सकते। दे हैव द पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। तो बेसिकली ये जो XYZ कंपनी है ये एक प्राइस टेकर है या मेकर है? दिस इज प्राइस मेकर, ठीक है। बिकॉज टेकर होती तो ऐसा वाला जो कर्व है ये बनता, लेकिन कर्व आपका ऐसा बन रहा है जो कि प्राइस मेकर का है। तो आई गेस की क्लियर हो गई आप लोगों को जो XYZ कंपनी है वो कौन सी जो है, किस काइंड की हमारी कंपनी है, दैट इज प्राइस मेकर है या प्राइस टेकर है। इस चीज को यहाँ पर हम लिख देते हैं। सिंस द डिमांड कर्व ऑफ XYZ कंपनी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, it has to lower its price to sell additional units of output। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब यही हुआ कि प्राइस कम करोगे तब आप एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट को सेल कर पाओगे। सो वी कैन कंक्लूड दैट द फर्म इज प्राइस मेकर, ठीक है। हमने क्या कंक्लूड किया कि जो फर्म है वो क्या है, वो प्राइस मेकर है। बिकॉज अ प्राइस टेकर फर्म्स डिमांड कर्व इज पैरेलल टू x axis, but here nothing is mentioned regarding elasticity of demand. Hence, XYZ company may have full price control as under monopoly or partial control over price as under monopolistic competition, ठीक है। हमें सिर्फ बोला गया कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो अब डाउनवर्ड स्लोपिंग में इलास्टिसिटी पर हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं कि वो कितना इलास्टिक है उसकी डिमांड, ठीक है। तो अगर ज्यादा इलास्टिसिटी होती तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती, कम इलास्टिसिटी होती तो वो मोनोपोली के अंडर आती। लेकिन इलास्टिसिटी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बोला गया है, तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि वो मोनोपोली भी हो सकती है, वो मोनोपोलिस्टिक भी हो सकती है। बट इन शॉर्ट हम ये बोल रहे हैं कि कंक्लूजन में हमने क्या बोला है कि ऐसी जो फर्म है वो एक प्राइस मेकर है, ठीक है। आई गेस क्लियर हो गई ये चीज अब आप लोगों को अच्छे से। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आए तो सीधा क्या करो, थोड़ा सा आप ग्राफ बनाकर देख लो और फिर जो है अपने जितने भी कंसेप्ट है उन्हें वापस जो है याद करो कि देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपको जो है आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएगा, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाई इज द डिमांड कर्व फेसिंग अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म लाइकली टू बी वेरी इलास्टिक। जो एक डिमांड कर्व है किसमें, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म में, वो बहुत इलास्टिक क्यों होता है। अब इसी काइंड का क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस एक डिफरेंट वे में पढ़ा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली में जो है आपका इलास्टिसिटी के बेसिस पर हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बताना होगा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कर्व है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक क्यों होता है, क्या रीजन है? तो उसका सीधा सा रीजन ये है कि यहाँ पर जो वेरियस फर्म्स हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो है, तो ये जो वेरियस सेलर्स हैं ये
डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को करते हैं सेल, ठीक है, सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड। दैट मीन्स कि ये बहुत ही जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में डील करते हैं, ठीक, जैसे कि कोक एंड पेप्सी। बिस्किट्स में आप डिफरेंट काइंड ऑफ बिस्किट्स ले लो, ओरियो ले लो, उसके साथ में आप जो है ओरियो का ही एक सब्स्टिट्यूट जो भी उसके जैसे आता है वो ले लो, बारबन ले लो, ओरियो ले लो, पार्ले जी ले लो, ब्रिटानिया का वही ले लो, गुड डे ले लो। तो ये जो है इनमें क्या है, इनमें सब में ये है तो एक काइंड ऑफ बिस्किट, बट येट क्या है, थोड़े से डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी दूसरी चीज ले लो, जैसे कि कुछ भी चीज ले लो आप एफएमसीजी में, आप बॉडी लोशन ले लो, आप परफ्यूम्स ले लो, डिओज ले लो, शैम्पूज ले लो, हर एक प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ में सिमिलर है येट डिफरेंशिएटेड है। ओके, अब मैं एलजी लू या मैं हुंडई लू, डिफरेंस दोनों कंपनीज में मुझे कंपेयर करना है, दोनों जो है, दोनों की जो है मेरे पास में क्या है, मेरे सामने टीवीज है, टेलीविजन है, उसमें से मैं कौन सी ले रही हूँ वो मुझे सिलेक्ट करना है। दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। अगर मान लो एक के भी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो इन्हीं बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली जो है क्या हो जाती है, डिमांड भी शिफ्ट हो जाती है, डिमांड भी जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है बिकॉज यहाँ पर एकदम सिमिलर या हम बोले कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, इसी वजह से जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है, क्योंकि अ स्लाइट चेंज इन प्राइस कैन चेंज द डिमांड विथ हाई प्रपोर्शन, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी, वेरी हाई इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। सो द डिमांड कर्व फेसिंग अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म is likely to be very elastic because the products produced by the monopolistically competitive firms are close substitutes to each other। यहाँ पर क्या टर्म आपको याद रखना है, close substitutes, ठीक है। So consequently elasticity of demand is high, that is presence of closely substitutable goods makes the firm's demand curve very elastic under monopolistic competition, ठीक है। तो ये जो इलास्टिक, वेरी इलास्टिक होने का रीजन है वो बेसिकली या मेन रीजन क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होना, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, एकदम क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, तो अगर प्राइस आप चेंज कर भी रहे हो, अगर प्राइस आप बढ़ा भी दोगे तो आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन से जो है चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो फिर क्या हो जाती है, अच्छा ठीक है क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना, कोक एंड पेप्सी, कोक अगर जो कंज्यूमर्स है, कोक के प्राइस बढ़ गए तो कंज्यूमर्स क्या बोलेंगे, अच्छा कोक के प्राइस बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, हम पेप्सी कंज्यूम कर लेंगे, क्यों, बिकॉज दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। तो जो है आपकी जो प्राइस में चेंज है उसकी वजह से डिमांड बहुत ही ज्यादा स्पीड में क्या करती है, चेंज होती है, ठीक है। तो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब डिस्कस ब्रीफली द मीनिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विद एग्जांपल। अब आपके पास में दो टर्म्स आए, एक आया आपके पास में प्राइस डिफरेंशिएशन, एक आया है आपके पास में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये दोनों आपको करने एक्सप्लेन। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमें कौन से मार्केट में देखने को मिलता है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको कौन से मार्केट में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, तो ये हमारा जो है मोनोपोली जो मार्केट है उसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जहां पर एक सिंगल सेलर होता है। और वहीं मैं बात करूं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की, तो ये आता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जहां पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं, सिमिलर येट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया कि यहां पर जो सेलर है वो सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट लोगों से चार्ज कर रहे हैं, ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। मतलब कि क्या हो गया भाई, एक ही सेलर है, उसने जो है वेरियस ग्रुप्स बना दिए, मैं एल्डर लोगों के लिए इतना प्राइस रखूंगा, मैं किड्स के लिए इतना प्राइस रहेगा। तो इस वे में क्या हुआ, इस वे में जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आप लोग किसी जो है आप किसी भी एक हम बोले कि सेमिनार में जाते हो, नॉट सेमिनार बेसिकली, आप किसी भी एक गेम जोन वगैरह या ऐसी जगहों पर जाते हो, ठीक है, फेयर में जाते हो, जो मेले लगते हैं उनमें आप जाते हो, तो वहां पर आप देखते हो कि जो वेरियस राइड्स हैं, ठीक है,
जो वेरियस राइड्स है वहां पर किड्स जो होते हैं उनकी जो टिकट का प्राइस है वो कम होता है अडल्ट की टिकट के प्राइस से। ये क्या हो रहा है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेम प्रोडक्ट जो है, सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट प्राइसेस हो गया, ये प्राइस से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, हम किड्स को जो है वो कम अमाउंट पर एंट्री देंगे और जो अडल्ट है उनको ज्यादा अमाउंट पर एंट्री देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। आप सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हो। आप जो है कोई भी रेलवे एयरवेज टिकट्स देख लो, उसमें कई बार ऐसा होता है कि विमेन के लिए अलग है प्राइसेस, किड्स के लिए अलग है, उसके बाद में अडल्ट ओल्डर एज में अगर बोलूं उनके लिए अलग प्राइस हो गया। तो इस वे से भी क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आप सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हो। वहीं हम बात करें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की, तो ये क्या होता है कि आप जो हो सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो बट ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। मतलब कि हर एक जो प्रोडक्ट है उसमें अपनी कोई ना कोई डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट फीचर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट एकदम होमोजीनियस नहीं होगा, एकदम सिमिलर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे, कुछ ना कुछ जो है डिफरेंट उसमें फीचर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट है वो बाकी सारे प्रोडक्ट से डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट हो जाता है एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपके मोनोपोली का पार्ट होता है। ठीक है, अब इसका प्रॉपर आंसर देखो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम लोग बता रहे हैं, इट इज अ सिचुएशन व्हेन मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कर रहा है? एक जो मोनोपोलिस्ट है, देखो इन दो टर्म्स में कभी भी कंफ्यूज मत होना, मोनोपोलिस्ट एंड मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, ये जो लास्ट में मोनोपोलिस्टिक जो लग रहा है ना, दैट मीन्स कि वो इसकी बात कर रहे हैं हम, और जब हम मोनोपोलिस्ट बोलते हैं तो वो मोनोपोली होता है। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हमने क्या बताया कि एक ऐसी सिचुएशन है जब एक मोनोपोलिस्ट जो है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है डिफरेंट बायर्स से फॉर द सेम प्रोडक्ट। दिस इज जनरली डन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। ठीक है, ये जो है ये जनरली प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, इन अ मोनोपोली सर्जन इन योर एरिया may charge low fee from the poor patients and high fee from the rich patients। ठीक है, आपके एरिया का जो सर्जन है, अब उस एरिया में मान लो एक ही सर्जन है, तो वो क्या हो गया? उस एरिया के लिए उसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई कि इतनी जगह में तो जिसको भी जो भी बीमारी होती है वो मेरे पास ही आते हैं क्योंकि यहाँ पर और कोई है नहीं। ठीक है, तो वो एक काइंड ऑफ मोनोपोली क्रिएट हो गई। तो वो जो सर्जन है वो क्या करता है? वो अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में जो वो फीस चार्ज कर रहे हैं, तो जो पुअर सेक्शन है, जो पुअर पीपल है, उनसे वो कम फी चार्ज कर रहे हैं और जो रिच पीपल है उनसे वो ज्यादा फी चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ? क्या किया है उस सर्जन ने? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया है। ठीक है, और जो रिच पीपल से ज्यादा फी चार्ज कर रहे हैं तो उससे जो है वो प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, और जो पुअर से कम फी चार्ज कर रहे हैं तो वो पूरा कवर अप हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हाई फीस फ्रॉम रिच पीपल। ठीक है, दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो गया? इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिफरेंट प्रोड्यूसर्स अंडर मोनोपोलिस्टिक competition try to differentiate their products in terms of shape, size, packing, trademark or brand name. This is done to attract buyers from the rival firms in the market। ठीक है, ये वही चीज जो मैंने बताई कि हर एक फर्म जो है वो अपने प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करती है वेरियस टर्म्स के हेल्प से, जैसे कि शेप, साइज हो गया, पैकिंग हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ब्रांड नेम हो गया एंड मेनी मोर। और इससे जो है वो बायर्स को अट्रैक्ट करती है ताकि वो राइवल फर्म्स जो हैं वहां तक ना जाए। ठीक है, या फिर हम बोलें कि राइवल फर्म्स जो हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे बायर्स को अपने पास में लेकर आना। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक, आई गेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दोनों ही टर्म्स जो हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद में आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेन फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट के जो मेन फीचर्स हैं वो आपको बताना है। तो बेसिकली मोनोपोली मार्केट के ये हमारे फीचर्स होते हैं।
अब ये आपके शॉर्ट आंसर में पूछा गया है, तो आपको क्या कर देना है, इतना लिख दो, लग रहा है तो एक एक लाइन में जो है इनको एक्सप्लेन कर दो। अगर यही चीज लॉन्ग आंसर में पूछी जाती तो आप क्या करते, लॉन्ग आंसर में पूछी जाती तो आपको ये सारी चीजें जो है, जो सारे हमारे ये फीचर्स हैं, इनको आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता, ठीक है। प्रॉपर डिटेल में हम जो है फिर इसे क्या करते, एक्सप्लेन करते। ओके तो अब जो इसके फीचर्स हैं, मोनोपोली मार्केट के जो फीचर्स है वो देखें। सो द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट आर एज फॉलोज। सबसे पहला क्या आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है सिंगल सेलर, ठीक है। सेलर तो सिंगल है लेकिन बायर्स कैसे हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड आता है एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स नॉट पॉसिबल। मोनोपोली मार्केट में एंट्री करना किसी फर्म का बहुत मुश्किल है और जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसका एग्जिट करना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट बैरियर्स बहुत होते हैं, तो कोई भी जो फर्म है वो इजीली मोनोपोली मार्केट में एंटर नहीं कर सकती है। मोनोपोली मार्केट में एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, वेरियस काइंड ऑफ पेटेंट्स वगैरह जो है अटेन करने पड़ेंगे, उसके बाद में वेरियस काइंड ऑफ परमिशंस की जरूरत होगी, उसके बाद भी बहुत मुश्किल है मोनोपोली मार्केट में आना। बिकॉज एज अ रैशनल गवर्नमेंट एंड अ रैशनल लॉ प्रोसेस कोई भी नहीं चाहेगा कि मोनोपोली क्रिएट हो, क्योंकि जब मोनोपोली क्रिएट होती है तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन किसका हो जाएगा, कंज्यूमर्स का। वो जो एक मोनोपोली फर्म है वो अपने मन चाहे प्राइजेस रखेगी जो कि हो सकता है कि कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल ना हो, इसलिए मोनोपोली मार्केट जो है वो बहुत ही मुश्किल से उसमें एंट्री मिलती है। ज्यादा जो है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जाओ, इजीली एंटर करो, इजीली एग्जिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रॉपरली कंपटीशन है। तो वहां पर हम जो गवर्नमेंट है, जो लॉ है, वो बहुत ज्यादा जो है एंट्री एग्जिट पर बैरियर नहीं लगाती है। आपको एंटर करना है, आपको गुड्स बनाना है, आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको compete करने वाले बहुत लोग हैं, तो आपका जो गुड है उसका फेयर प्राइसेस चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो हो किसी भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी मोनोपोली में जो एंट्री है वो बहुत ही मुश्किल होती है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट, कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है, क्योंकि एक सिंगल सेलर है जो कि अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो जब सेलर सिंगल है तो और कोई सेलर ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट होने ही नहीं है, ठीक है। तो कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते इन प्रोडक्ट्स के। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, ये हमें पता है मोनोपोली क्या है, एक प्राइस मेकर है, वो अपने हिसाब से प्राइस बना सकती है, क्योंकि वो सिंगल सेलर है, वो जो भी प्राइस रखेगी उसी पर जो है कंज्यूमर्स परचेस करेंगे। तो मोनोपोली जो है उसके पास में फुल कंट्रोल होता है, किस पर, प्राइस पर, ठीक है। प्राइस में कोई भी ऐसा नहीं है कि और किसी को हमें देखना पड़ेगा या हमें कंपटीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, फुल कंट्रोल होता है प्राइस पर। उसके बाद में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अभी अभी मैंने बताया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है, ताकि जो है प्रॉफिट ज्यादा अर्न किया जा सके, ठीक है। प्रॉफिट कैसे ज्यादा अर्न किया जाएगा, वो चीज एक तो ये बता रही कि देखो हम जो है ना ऐसे ऐसे अलग अलग रख रहे हैं, तो जिससे हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं उनसे प्रॉफिट अर्न हो ही जाएगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है यहाँ पर कि सेम प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर सेल किया जाता है फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायर्स, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इवन इन द लॉन्ग रन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ओके, एक्स्ट्रा बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जो है वो अर्न किए जा सकते हैं लॉन्ग रन में अंडर मोनोपोली, बिकॉज मोनोपोली एक सिंगल सेलर होता है, उसका प्रोडक्ट जो है वो एक कंज्यूमर को कंज्यूम करना ही पड़ता है अगर उसे चाहिए है, तो उसके लिए कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है कि वो उसकी जगह पर कोई और चीज को जो है कंज्यूम कर ले। तो एक जो कंज्यूमर है अगर उसे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए तो उसे उसका कंजम्पशन करना ही पड़ेगा, और ऐसे केस में जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो अर्न किए जाते हैं बाय अ मोनोपोली या मोनोपोलिस्ट इन लॉन्ग रन, ठीक है। लेस आउटपुट एंड हायर प्राइस एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर करें तो मोनोपोली में लेस आउटपुट है और हायर प्राइसेस है, ठीक है। बिकॉज ये एक जो है क्या है, प्राइस मेकर फर्म है, तो हाई प्राइसेस वो रख सकते हैं। दूसरी चीज इनके क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है, इसलिए भी वो हाई प्राइस रख सकते हैं, और लेस आउटपुट और ज्यादा प्राइस रखकर वो जो है प्रॉपर प्रॉफिट जो है वो अर्न कर पाते हैं। वहीं हम परफेक्ट कंपटीशन पर देखें तो अनलिमिटेड जो है आउटपुट होता है और प्राइस जो है वो कैसा रहता
रहता है, सेम रहता है, एग्जिस्टिंग या प्रिवेलिंग प्राइस होता है। तो इसी चीज को मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमने क्या किया है, परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर कर कर बताया है मोनोपोली का ये फीचर, दैट इज लेस आउटपुट यहाँ पर सेल किया जाता है हायर प्राइस पर। ओके तो ये होते हैं हमारे कुछ मोनोपोली मार्केट के फीचर्स, जो कि आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। फिर है क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई फर्म्स आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट इन एन ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में जो फर्म्स है वो इंटरडिपेंडेंट क्यों होती है, म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट क्यों होती है एक दूसरे के ऊपर। अब देखो स्टूडेंट्स, ओलिगोपोली में बेसिकली कितनी फर्म्स है, फ्यू फर्म्स है, ठीक है, कुछ फर्म्स होती है ओलिगोपोली में। तो अब ये जो फ्यू फर्म्स हैं वो अगर अपने प्राइस को ज्यादा ऊपर नीचे करेगी तो काम नहीं बनेगा। क्यों काम नहीं बनेगा, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लो कार इंडस्ट्री का, ठीक है, जो कार्स हैं अगर उनके प्राइस में, जैसे कि वो तो वैसे भी लैक्स में आएगी, अब मान लो कोई कार है जिसकी प्राइस कितनी है, 6 लाख की है, ओके, वहीं उसी की कोई एक कॉम्पिटिटर जो है, एक और कार ले लो जिसकी प्राइस है 6,01,000, क्या ये 1,000 रुपीज से वो जो सेलर है उसे कोई खास इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये भी अगर 6 लाख पर सेल कर देगा और इनकी अगर कुछ डिफरेंट म्यूचुअल कुछ भी चलेगी तो उससे डिफरेंट हो जाएगा। अब अगर मान लो कि अगर ये 6,01,000 पर सेल कर रहा है, एक प्रोड्यूसर 6 लाख पर कर रहा है और एक प्रोड्यूसर है जो 6,01,000 पर सेल कर रहा है, तो अब ये जो 1,000 का एक्सेस है इससे किसी बायर पर भी बहुत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मतलब कि जो बायर है वो ये नहीं सोचेगा कि यार वो 1,000 कम में मिल रही है तो उसको परचेज करूं मैं। जब आप 6 लाख का एक्सपेंस कर रहे हो तो 1,000 आप इतना नहीं सोचोगे। अगर वही सेम काइंड की जो कार है, मान लो एक जो सेलर है वो सेल कर रहा है आपका 7,20,000 में, तो क्या इससे एक बायर पर इफेक्ट पड़ने वाला है, बिल्कुल पड़ने वाला है। आप 6 लाख की ले लो, 6,01,000 की ले लो, लेकिन वहीं अगर मैं बोल दूं कि 6 लाख की जगह पर 7,20,000 की ले लो और जो कार का टाइप है, जो मॉडल है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर एज अ रैशनल कंज्यूमर मैं 7,20,000 स्पेंड नहीं करूंगी, मैं 6 लाख की लूंगी या 6,01,000 की परचेज कर लूंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो 1,20,000 है ये जरूर एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, अब ऐसे केस में जो ये ओलिगोपोली में जो फर्म्स है वो अपने प्राइजेस से ज्यादा जो है नहीं जो है गेम कर सकते। अगर एक फर्म का 6 लाख है तो दूसरी फर्म का सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इसके आसपास का ही प्राइस रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको 6,10,000 भी कर दूं ना तो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला एक बायर पर, क्योंकि जब वो लैक्स स्पेंड कर सकता है तो वो 10,000 और ज्यादा एक्सेस में स्पेंड कर सकता है। लेकिन वही इतना करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो फर्म्स होती है वो क्या करती है, वो प्राइस आसपास के ही रखते हैं, प्राइस में ज्यादा वेरिएशंस नहीं करती है, प्राइस सेम ही रहेंगे। लेकिन अब ये जो यहाँ पर कंपटीशन आता है वो कैसे आता है, नॉन प्राइस कंपटीशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्म्स म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट कैसे हुई, जैसे कि ये फर्म ए है, ये बी पर डिपेंडेंट है कि भाई तू जो प्राइस रख रहा है ना उसके आसपास ही मैं प्राइस रखूंगा। अगर ये जो सी वाली फर्म है ये बहुत ही अलग चल रही है तो ए और बी बोलेंगे उसको चलने दो अलग, कोई कंज्यूमर उसके पास जाएगा ही नहीं। तो इस सी को भी अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो ए और बी के साथ में जो है साथ में मिलकर जो है प्राइसेस को डिटरमाइन करना पड़ेगा और फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी फर्म्स क्या करती है, ये एक जैसा जो है प्राइस रखती है और फिर नॉन प्राइस कंपटीशन की हेल्प से कंज्यूमर्स को या बायर्स को जो है अपने साइड अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इस वे में जो है ये जो फर्म्स है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये सारी फर्म्स में अपना ही क्या चलता रहता है, इंटरडिपेंडेंस रहता है। So under oligopoly, there is a high degree of interdependence between the firms,
price and output policy of one firm has a significant impact on the price and output policy of the rival firms in the market। ठीक है, एक फर्म की जो भी प्राइस और आउटपुट पॉलिसी है उसका काफी सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलता है उसकी राइवल फर्म की जो भी प्राइस और आउटपुट पॉलिसी होती है उस पर। When one firm lowers its price, the rival firm may also lower the price। अगर एक फर्म ने प्राइस कम किया है तो दूसरी फर्म जो उसकी राइवल फर्म है वो भी उसका प्राइस कम कर सकती है, ठीक है, और करती ही है। And when one firm raises the price, the rival firms may not do it। और जब एक फर्म प्राइस बढ़ाती है तो जरूरी नहीं कि उसकी राइवल फर्म जो है वो प्राइसेस को इंक्रीज करे। रीजन बीइंग कि पता है कि कंज्यूमर्स, एक रैशनल कंज्यूमर कौन से प्रोडक्ट को चूज करता है जिनके प्राइसेस कम होते हैं। तो ये जो राइवल फर्म है वो जरूरी नहीं है कि प्राइसेस को इंक्रीज करे। Accordingly, while taking an action on price output, a firm must take into account the possible reaction of the rival firms in the market। ठीक है, तो एक फर्म के जो भी एक्शंस होते हैं वो अपनी दूसरी फर्म को, मतलब कि उसकी जो राइवल फर्म है उसका उस पर क्या रिएक्शन होगा उसको देखकर चलती है। बिकॉज अल्टीमेटली वो राइवल फर्म ही है जो उस फर्म के कंज्यूमर्स लेकर जा सकती है। तो एक के एक्शन से राइवल फर्म का क्या रिएक्शन है इस चीज को बहुत ज्यादा देखना पड़ता है और इस चीज पर जो है बहुत ज्यादा हम बोलेंगे कि बहुत ज्यादा कीनली ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, बिकॉज ये जो भी राइवल फर्म के एक्शंस होते हैं उसकी वजह से जो भी एक फर्म है उसके बायर्स पर काफी इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ओलिगोपोली में जो वेरियस फर्म्स होती है वो कैसी होती है, वो इंटरडिपेंडेंट होती है। ठीक है, दे आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। एक के एक्शन से दूसरा कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर देता है या एक के एक्शन से दूसरे पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। रीजन बीइंग कि यहाँ पर कुछ फ्यू फर्म्स ही होती हैं। अगर एन नंबर ऑफ फर्म्स होती ना तो इतना सोचा नहीं जाता, बिकॉज यहाँ पर फ्यू फर्म्स है और हर एक फर्म क्या सोचेगी कि हमें जो है अपने मार्केट के टॉप में चलना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। अब आते हैं हमारे पास में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि बेसिकली आपको और थोड़े ज्यादा डिटेल में आंसर करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तक जितने आप शॉर्ट आंसर लिख रहे थे उससे भी थोड़े जो हैं बड़े आंसर्स आपको आपके लॉन्ग आंसर में लिखने होते हैं। यहाँ पर आपकी जो वर्ड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, 50 to 80 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है इसको देखते हैं। एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। क्या है, दो फीचर्स क्या दिए हमारे पास में, एक है आपके पास में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और एक है आपके पास में फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म्स। ये दोनों किसके फीचर्स हैं, ये दोनों फीचर्स हैं आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। और आपको बोला गया है कि आपको बताना है कि इनका इम्प्लीकेशन क्या है। दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है ये बताएंगे और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसे देखने को मिला, क्या चीज उससे हमें समझ में आई। एंड आपका जो फ्री एंट्री एंड एग्जिट है ये क्या इंप्लाई करता है आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक है, अब देखो आपका जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है स्टूडेंट्स उसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है। अगर कोई फर्म देख रही है कि अच्छा इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट है, ठीक है, तो वो फर्म उस इंडस्ट्री में जाकर क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है और कंपीट कर सकती है विद दी डिफरेंट फर्म्स। और अगर उसे लग रहा है कि अब यहाँ पर बहुत लॉस इनकर हो रहा है, अब मैं यहाँ पर सस्टेन नहीं कर सकते, तो वो फर्म जो है वो उस मार्केट से एग्जिट भी कर सकती है। ये जो एंट्री और एग्जिट वाला सिस्टम है ये बहुत ज्यादा जो है बैरियर फुल नहीं होता है, ये इसमें जो है कम बैरियर्स होते हैं, इजीली जो है कोई भी फर्म एंटर या एग्जिट कर पाती है। ओके, तो अब इसका आंसर देखो। सबसे पहले हमने बताया क्या, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं एक्सप्लेन। सो इट इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। सबसे ज्यादा जो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाली चीज है ये आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, दैट इज यहाँ पर क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट्स है येट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। A product is often differentiated by way of trademarks and brand names। ठीक है,
जो ये प्रोडक्ट है वो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ट्रेडमार्क्स और ब्रांड नेम से। सबके अपने अपने जो है ब्रांड बन गए, मेबलिन एक ब्रांड बन गया, शुगर एक ब्रांड बन गया, ये जो है वेरियस ब्रांड्स बन गए, नायका एक ब्रांड बन गया। अब जो है ब्रांड बनने के बाद में फिर वो क्या हो गए, अपने ब्रांड को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनमें ये क्वालिटीज है। जो शुगर कॉस्मेटिक्स है वो बोल रहा है कि हमारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं, जो भी मेकअप के या कॉस्मेटिक्स जो भी हैं, इनके ये फीचर्स हैं। वही नायका बोल रहा है कि हमारे प्रोडक्ट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के राइवल्स हैं, एक दूसरे के साथ में कंपीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट इससे ज्यादा अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट इससे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये आपके ये जो हर एक प्रोडक्ट आप देखोगे, हर एक ब्रांड के कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन जरूर होगा, सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन आपको जो है इनमें देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। The differentiated products are close substitutes of each other like Colgate and Close-Up toothpaste, ठीक है। ये जो differentiated products है ये क्या है, एक दूसरे के close substitutes होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है टूथपेस्ट का, Colgate and Close-Up, दोनों है डिफरेंट। Colgate and Close-Up में काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बट येट वो दोनों क्लोज सब्सटीट्यूट है। अगर मैं लेने गई हूँ Colgate और मान लो Colgate नहीं मिला, Close-Up है, तो मैं क्लोजअप से भी अपना काम बहुत इजीली चला सकती हूँ, बिकॉज मेरा जो मेन मोटिव वो क्या है, ब्रश करना, एंड ब्रश जो है वो आपका जो कोलगेट है उससे भी हो जाएगा और आपके क्लोजअप से भी हो जाएगा, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा जो लोग एकदम स्पेसिफिक होते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल क्लोजअप पसंद ही नहीं है, मुझे बिल्कुल कोलगेट पसंद ही नहीं, मुझे तो यही होना, वो वाली चीज एक डिफरेंट होती है। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी की बात करें, मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात करें, तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि ठीक है अगर ये नहीं तो ये सही, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चल जाएगा, ओके। तो दे आर व्हाट, ये जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ये एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं। Because of product differentiation, each firm can influence its price so that each firm has a partial control over the price of its product, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ है कि ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कारण हर एक फर्म जो है वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जो है प्राइसेस रख सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट डिफरेंट है ना दूसरे वाले से, तो उस दूसरे वाले में ये फीचर नहीं, हमारे में ये फीचर है तो हम ये वाला प्राइस रखेंगे, ओके। तो ये जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। आप देखोगे क्लोथ की ब्रांड्स, एन नंबर ऑफ क्लोथिंग ब्रांड्स, और हर एक ब्रांड के अलग अलग प्राइसेस है। जारा आपको अलग प्राइस में मिलेगा, H&M आपको अलग प्राइस में मिलेगा, राइट। हर एक जो आपके क्लोथ ब्रांड्स हो गए या आपकी किसी भी चीज की जो आप प्रोडक्ट ले लो, हर एक प्रोडक्ट में जो है आपको क्या दिखेगा कि हर एक प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन हुआ है उसकी वजह से प्राइस डिफरेंट है। और वो प्राइस डिफरेंट होने का फीचर कि वो जो भी एक फर्म होती है वो क्लेम करती है कि देखो उस प्रोडक्ट में ये नहीं है, हमारे प्रोडक्ट में ये है, इसलिए इसका प्राइस हम ये रखेंगे, ओके। ये चीज होती है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से क्या चीज हमें देखने को मिलती है कि हर एक फर्म के पास में एक पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, ठीक है। हर एक फर्म जो है वो प्राइस को अपने हिसाब से जो है थोड़ा बहुत चेंज कर लेती है, ठीक। सो आई गेस कि ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ये क्लियर है। अब जो सेकेंड वाला आता है हमारा, दैट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, ठीक है। तो अब फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म यहाँ पर क्या इंप्लाई करती है वो देख लो। सो फर्म्स आर फ्री टू एंटर द इंडस्ट्री और लीव इट। फर्म्स जो है वो फ्री होती है कि वो आप इंडस्ट्री को एंटर कर लो या उसे लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। However, new firms has no absolute freedom of entry into industry. Products of some firms may be legally patent. New firms cannot produce those products. Example, no rival firm can produce or sell a patent item like Woodland shoes. ठीक है, क्या हो रहा है कि वैसे तो फर्म्स के पास में क्या होती है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, बट स्टिल कुछ फर्म्स ऐसी होती है कि वो क्या करके रखते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को पेटेंट करवा के रखते हैं, ठीक है। पेटेंट का मतलब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में भी पहले देख चुके हैं। तो कुछ फर्म्स हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को पेटेंट करवा के रखती है। तो अगर कोई एक न्यू फर्म एंटर भी होना तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं बना सकती जो कि ऑलरेडी क्या है, पेटेंटेड है, ठीक है। उस पेटेंट प्रोडक्ट को वो नहीं बना सकते हो। तो दैट मीन्स व्हाट कि आप एंटर भले ही
कर लो, लेकिन आप उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। आप एंटर करने के बाद में सिर्फ उन गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हो जो कि फ्री हो, जो कि लीगली आप बना सकते हो, जिन पर कोई भी पेटेंट कॉपीराइट वाली चीज नहीं होती है। ठीक है, तो जो फर्म्स है वो कभी भी एंटर करे, कभी भी एग्जिट करे, लेकिन वो किस, अगर कोई एंटर कर भी रहा है तो वो कौन से गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता है, जो कि लीगली अलाउड हो, जिन पर कोई भी पेटेंट ना हो, जिन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, सिर्फ उन चीजों का ही प्रोडक्शन किया जा सकता है। और कोई भी फर्म जो है वो कभी भी क्या कर सकती है, एग्जिट भी कर सकती है। और क्योंकि ये वाली चीज है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट वाली चीज है, तो ये फ्री एंट्री से बचने के लिए ही जो कुछ कंपनीज होती है, कुछ फर्म्स होती हैं जो कि कुछ यूनिक प्रोडक्ट बनाती हैं, अगर कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाती है, न्यू टेक्नोलॉजी लाती है, तो वो पहले ही उसे पेटेंट करवा लेती है ताकि कोई और जो है वो इस चीज को कॉपी ना करे, बिकॉज यहां पर तो फ्री एंट्री हो जाएगी अदरवाइज, और फ्री एंट्री हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर फर्म के, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आ जाएंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो जो फर्म है वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगी। ठीक है, बिकॉज उसने जो इतनी मेहनत की है वो उसे उसका जो है रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट का इंप्लीकेशन क्या हुआ कि एंट्री एग्जिट तो है, बट स्टिल एंट्री के बाद भी अगर कोई भी पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं तो उनका प्रोडक्शन कोई भी एक न्यू फर्म नहीं कर सकती है। ओके, तो आई गेस क्लियर है आपको ये दोनों चीजें, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट जो है, आई गेस ये दोनों ही आप लोगों को क्लियर हो गया है अच्छे से। तो फिर अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉल्यूसिव एंड नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही शॉर्ट में हम लोगों ने कॉल्यूसिव और नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली के बारे में पढ़ा था, बस उसी को जो है हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब जब भी आपके सामने डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको टेबल फॉर्मेट में जो है डिफरेंस बताना है, पैराग्राफ लिख लिख कर डिफरेंस मत बताना। जब डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना है, टेबल बनाना है। ठीक है, और टेबल के फॉर्म में जो है अपने डिफरेंसेस बताने होते हैं, और जो आपके डिफरेंस आप बताते हो उसमें आपको आपके बेसिस पॉइंट भी लिखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिस पॉइंट बहुत जरूरी है, बिकॉज आप किस बेसिस पर डिफरेंशिएट कर रहे हो ये पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट वाला हम मीनिंग बोल रहे हैं तो हम कॉल्यूसिव ओलिगोपोली का भी मीनिंग बोलेंगे और नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली का भी मीनिंग ही बताएंगे। ऐसा नहीं कि वहां पे मीनिंग बता रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये चीज नहीं करनी है। ओके, तो आप देख लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मीनिंग में क्या लिख दिया, अंडर दिस फॉर्म फर्म्स माइट डिसाइड टू कॉल्यूड। ठीक है, कॉल्यूसिव कॉल्यूड हो सकती हैं, एक साथ में आ सकती है। So firms might decide to collude together and not to compete with each other. इसमें क्या है कि firms decide कर सकती है कि वो एक साथ में क्या हो जाए, collude हो जाए, और एक दूसरे के साथ में जो है compete ना करें। वहीं हम बोले नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली की, तो इन दिस फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली फर्म्स डू नॉट कॉल्यूड। ठीक है, नॉन कॉल्यूसिव तो ये क्या होगा, डू नॉट कॉल्यूड बट कंपीट विथ ईच अदर। इसमें अब अगर ये कॉल्यूड नहीं हो रही है तो ये क्या कर रही है, ये एक दूसरे के साथ में कंपीट करती है। ठीक है, फिर फर्म बिहेव, कैसे बिहेव करती है दोनों जो है हमारी दोनों ही पर्टिकुलर टाइप में फर्म्स। तो कॉल्यूसिव ओलिगोपोली में, सो अंडर दिस ओलिगोपोली द फर्म्स वुड बिहेव एज अ सिंगल मोनोपोली। ठीक है, इसमें कैसे बिहेव करेगी, सिंगल मोनोपोली के टर्म्स में बिहेव करेगी, एज इफ जब वो कॉल्यूड होके एक ग्रुप बन जाएगी तो वो एक सिंगल फर्म बन जाती है, एक सिंगल ग्रुप बन जाता है, और वो एक काइंड ऑफ मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। वही हम नॉन कॉल्यूसिव में बोले, सो अंडर दिस ओलिगोपोली द फर्म्स बिहेव इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसमें जो फर्म्स है वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करती है। ठीक है, फिर एम क्या है, तो कॉल्यूसिव ओलिगोपोली का एम है मैक्सिमाइजिंग देयर कलेक्टिव प्रॉफिट रेदर देन देयर इंडिविजुअल प्रॉफिट। ठीक है, किस चीज को मैक्सिमाइज करना, कलेक्टिव प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइज करना, इंडिविजुअल प्रॉफिट पर इतना नहीं ध्यान देकर, या हम बोले कि इंडिविजुअल प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइज ना कर कर किस चीज पर जो है फोकस किया जा रहा है, जो है आपका
पूरा कलेक्टिव प्रॉफिट जो है ये इसको मैक्सिमाइज करने पर फोकस किया जा रहा है। वहीं हम बात करें नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली की, सो द फर्म्स एम टू मैक्सिमाइजिंग इट्स ओन प्रॉफिट्स, ठीक है, खुद ही के प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करती है जो फर्म्स है नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली में, एंड डिसाइड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड अज्यूमिंग दैट द अदर फर्म्स वुड नॉट चेंज देयर क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। और ये इंडिविजुअली जो है इस चीज को डिसाइड करती है कि उन्हें कितना प्रोडक्शन करना है। कोल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या होगा कि कलेक्टिवली जो सारी फर्म्स है वो डिसाइड करती है, और वहीं जो हम बात करें नॉन कोल्यूसिव में तो वो इंडिविजुअली सारे डिसीजंस लेती है, इंडिविजुअली डिसाइड करती है कि उन्हें कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस करना है, उन्हें जो है उनका प्रॉफिट, उनका जो इंडिविजुअल प्रॉफिट है वो कैसे मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो ये होते हैं हमारे कोल्यूसिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली के बीच का डिफरेंस। आई होप सो अच्छे से क्लियर है ये डिफरेंस आप लोगों को। और सिर्फ ये डिफरेंस ही नहीं बल्कि हमने इस पूरे लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, आई होप सो ये सारे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर है। विद दिस स्टूडेंट्स हम लोग एंड करते हैं हमारा ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं इसके ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन्हें। आई होप सो पूरा जो चैप्टर है वो आप लोगों को हो गया है अच्छे से क्लियर। ना एक जो छोटी सी चीज आप लोगों को पता होगी और एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, दैट इज अब जो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियोस, ठीक है। बस उसके लिए आपको करना क्या है, हमारा एक और चैनल जो है वो लॉन्च हो चुका है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इसे जाकर आपको करना है सब्सक्राइब और इस चैनल को भी आपको करना है शेयर, ताकि जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हुए स्टूडेंट्स हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के जो वीडियोस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब चैनल पर ही नहीं बल्कि जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, और जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है उस पर भी आपको ये सारे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। ये जो सारे वीडियोस हैं, जो सारी प्लेलिस्ट हैं हर एक क्लास के हर एक सब्जेक्ट के, ये वेबसाइट और ऐप पर बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, तो आप लोग वहां पर जाकर अपनी जो पूरी स्टडी है वो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।